नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी फेयरवेल। जग्गी, आया जी। उसने तत्परता से जवाब दिया और पोर्च वाली अपनी खास पसंद की सीट छोड़कर फुर्ती से भीतर की ओर लपका। लेकिन हॉल के नंगे फर्श पर पांव रखते ही उसे होश आ गया कि साहब और मीम साहब घर पर हैं ही कहाँ। वे तो एसपी साहब के यहाँ लंच पर गए हैं। जग्गी, आया। और मुंह से फिसलते हुए जी को उसने बीच ही में निगल लिया। उसे मालूम है वर्मा बाबू की आवाज है यह, और वह बाबू लोगों की ज्यादा जी हुजूरी नहीं करता। आराम से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में आया और कमर पर हाथ रखकर वहां का नजारा देखने लगा। पूरा कमरा पुराने अखबारों, लकड़ी के खोखों, टाट के टुकड़ों और कील हथौड़ियों से अटा पड़ा था। दफ्तर के 3-4 चपरासी और एक कारपेंटर पैकिंग में व्यस्त थे। वर्मा बाबू एक स्टूल पर बैठे चुटकियों से जम्हाई भगाने का यत्न कर रहे थे। साहब ने उनकी ड्यूटी बंगले पर लगा दी है ताकि काम वालों पर नजर रख सकें, और मीम साहब ने जग्गी से कह रखा है कि वह वर्मा बाबू पर नजर रखें। बड़ा काया आदमी है। अरे भाई जग्गी, पानी वानी तो पिला, तू तो बाहर जाकर बैठ गया लाट साहब की तरह। किचन में कांच के 2 गिलास रखे हुए थे। जग्गी उन्हें ही भरकर ले आया। यह कहाँ का पानी लाया है भैया, बड़ा गर्म है। बाबूजी ने पहला घूंट भरते ही मुंह बिचकाकर कहा। नल से ही तो लाया हूं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। क्यों, वो तुम्हारा फ्रिज कहाँ गया? पैक नहीं हो गया कल? अरे हाँ, भूल ही गया। लेकिन भाई एक घड़ा वड़ा रखा करो, साहब लोग क्या यही पानी पीते हैं? जग्गी चुप रहा। उसने यह बतलाना जरूरी नहीं समझा कि मीम साहब के कमरे में एक सुराही है, बड़ा सा आइस बक्स भी है। काम कितनी देर में खत्म होगा साहब? उसने कुछ देर बाद पूछा। क्यों भैया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे खाना खाने जाना है। मजे हैं गुरु तुम्हारे, साहब लोगों के साथ खूब दावतें खा रहे हो। बाबूजी घड़ी देखना, कारपेंटर ने कहा। 12:15। तो मैं तो चलता हूँ, 2:30 बजे फिर आऊंगा। ठीक है, मैं भी आध पौने घंटे में घर तक हो आता हूँ। तब तक तुम लोग ये सब समेट कर रख देना। और कारपेंटर के पीछे पीछे वर्मा बाबू की साइकिल भी फाटक से बाहर निकल गई। और फिर एक एक करके सभी खिसकने लगे। भूख सभी को लगी थी और यहाँ पानी तक का इंतजाम नहीं था। राम भरोसे बतला रहा था कि शरण साहब के यहाँ पैकिंग हुई थी, तब 2-3 दर्जन ठंडी बोतलें रोज आती थी। ज्ञानी साहब ने तो रोज सुबह शाम चाय समोसे की व्यवस्था कर दी थी। नसीम साहब के जमाने में उनकी बातें सुन सुनकर जग्गी बेचैन होता जा रहा था। उसकी जेब में 1 रुपया पड़ा कुनमुना रहा था और वह सोच रहा था कि ये लोग टलें तो वह पास के होटल छोले या डोसे की प्लेट लेकर खाए। 1 रुपए में और आता भी क्या है। तुम तो उस्ताद माल टाल उड़ाओगे, हम तो दाल रोटी गटक आए। माता दीन ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा तो वह कटकर रह गया। सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे तब हुई जब राम भरोसे अपना अंगोछा बिछाकर वहीं हॉल के ठंडे फर्श पर लेट गया। पंखा चला दे यार, उसने जग्गी से कहा। क्यों, तुम घर नहीं जाओगे? नहीं, अपन तो आज उपासे हैं। और वह करवट बदलकर आराम से खराटे भरने लगा। जग्गी सीढ़ियों पर बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसे सड़क की रौनक में भी कोई मजा नहीं आ रहा था। उसे तो शिवशंकर होटल की कांच जड़ी मेजें याद आ रही थी। सुबह सिर्फ नाश्ते में बचे हुए 2 टोस्ट और थोड़ी दाल मोठ ही उसके हिस्से में आई थी, और उसका गठीला शरीर उसे कब का हजम कर चुका था। माल टाल, उसे माता दीन के शब्द याद आए और वह तिलमिला उठा। अभी कोई उसे अगर होटल में बैठा देख ले तब कैसा लगेगा। 4-8 आने की चीज खाने से पेट तो नहीं भरता, लेकिन कम से कम वहां इज्जत तो मिलती ही है। साहब लोगों की दावतों से तो वह अच्छी ही है। उसे परसों रात वाली बात याद आई। साहब लोग चोपड़ा साहब के यहाँ डिनर लेकर लौटे थे। मेम साहब ने लौटते ही बताया, तुझे मिसेस चोपड़ा ने खाने के लिए बुलाया है। जग्गी एकदम खुश हो गया। खाने के नाम से नहीं,
बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि चोपड़ा मेम साहब उसे भूली नहीं है, वरना साहब की तो रोज दावतें होती हैं। किसने उसे बुलाया? जरा ढंग से तैयार होकर वह चोपड़ा साहब के बंगले तक पहुंचा। तब 10 बज चुके थे। उसने डरते डरते घंटी बजाई। बड़ी देर बाद खुद साहब ने ही दरवाजा खोला। क्या है? उन्होंने रूखी आवाज में पूछा। अब वह अपने मुंह से क्या कहे, सहमे से स्वर में इतना ही कह पाया, मेम साहब ने बुलाया था। उसके लिए दरवाजा छोड़कर जब साहब भीतर चले गए तब वह धीरे से अंदर आ गया। वह मिस्टर विश्वास का नौकर आया है, तुमने बुलाया था? भीतर से आवाजें आ रही थी। अरे मैंने काहे को बुलाया? मिसेस विश्वास बोली, किचन सारा समेट दिया है आज, उस एक अकेले के लिए। अजीब कंजूस लोग हैं, 2 रुपए देकर बाजार नहीं भेज सकते। अब आप जरा धीरे तो बोलिए, इन लोगों के कान बड़े लंबे होते हैं। चोपड़ा साहब फिर कुछ नहीं बोले। जग्गी ने सब सुन लिया था और उसका मन हुआ भाग जाए, पर पांव जैसे जम से गए। पम्मी, मिसेस चोपड़ा की थकी सी आवाज आई। क्या है मम्मी? दूसरे कमरे से रोनी सी आवाज आई। अरे वो जग्गी आया है, उसे खाना निकाल दे। हाय मम्मी, आप दे दीजिए ना, हमें नींद आ रही है। जरा सा काम नहीं करेगी कभी? यह भी नहीं सोचती कि मम्मी दिन भर खपती रहती है। बड़बड़ाती हुई मिसेस चोपड़ा बाहर निकली। उन्होंने बड़ा सा चोंगा पहन रखा था और बिना मेकअप के चेहरा अजीब रूखा रूखा सा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोला, एक प्लेट में कुछ सामान निकाला और जग्गी से कहा, भीतर वाले बरामदे में बैठकर खा लेना, समझे? और कमरे तक जाते जाते फिर एक बार मुड़ी और बतलाया, प्लेट धोकर रख देना, समझे? जग्गी ने प्लेट देखी। 4 पूड़ियां, सूखे आलू, लौकी का रायता, अचार की एक फाक बस। 4 पूड़ियां खाकर वह 5 मिनट बैठा रहा। फिर हाथ धोकर उसने नल का पानी पिया, प्लेट धोकर रख दी और दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मैं जा रहा हूं मेम साहब। ठीक है, भीतर से आवाज आई और फिर एक फुसफुसाहट। जरा पीछे पीछे चले जाइए ना दरवाजे तक। जग्गी का मन हुआ लौटते ही मेम साहब को सारा किस्सा बता दे, पर वह लौटा तब तक सारा घर सो रहा था, सिवाय चौकीदार के, जो फाटक पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। जग्गी ने उसके पास बैठकर 2-4 कश लिए, इधर उधर की बातें की और सोने चला गया। लेकिन अपमान के दंश ने उसे सोने भी नहीं दिया। इन चोपड़ा मेम साहब का कितना काम करता रहा है वह। अक्सर ही तो उसके नौकर छोड़ जाते हैं, तब जग्गी आटा पिसवा लाता है, मिट्टी का तेल और कोयला ला देता है। बेबी के लिए रिक्शा ला देना तो रोज का ही काम है। उस बार गणेशी पूरे 15 दिन तक बीमार रहा, लेकिन उसकी दोस्ती के कारण जग्गी अपने घर का काम निपटा कर वहां खटता रहा। बाद में खुश होकर जब मिसेस चोपड़ा ने उसे 2 रुपए बीड़ी पानी के लिए दिए थे, तब गणेशी इतना बिगड़ा था। अजीब बॉडम है तू, क्यों लिए रुपए, फेंक आता मुंह पर। गणेश ठीक ही कहता था, महान कंजूस और मतलबी हैं ये लोग। इनके लिए मर भी जाओ तो इन्हें कोई दर्द नहीं आए। बेमतलब किसी को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते ये लोग। सुबह तक बड़ी मुश्किल से सब्र हुआ उसे। मौका मिलते ही मेम साहब को सारा किस्सा सुना दिया उसने, और खूब नमक मिर्च लगाकर। साहब बगल वाले कमरे में शेव बना रहे थे। उसे मालूम था, उसने जानबूझकर यह समय चुना था। कानों में जरा भनक पड़ते ही साहब बिफर उठे। क्यों भेजती हो उसे यहाँ वहाँ? शहर भर के होटल क्या बंद हो गए हैं? अभी इसी दम उसे रुपया निकाल कर दे दो। साहब तो कहकर छुट्टी पा गए। लेकिन मेम साहब को पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहा। उस दिन लंच छोटे साहब के यहाँ, यानी कि भारद्वाज साहब के यहाँ था। ठीक 11:30 बजे वे लिवानिया पहुंचे। जीप में बैठते हुए मेम साहब ने जग्गी को निकाल कर 2 रुपए दिए कि कहीं जाकर कुछ खा लेना। बाप रे, भारद्वाज साहब तो एकदम पानी पानी हो गए। यह क्या कह रही हैं मैडम आप? इसका निमंत्रण तो हमारे यहाँ बबलू ने खास तौर से उसके लिए कहा है। मजबूरन उसे साथ में जाना ही पड़ा। जब तक साहब लोगों का खाना पीना होता रहा, वह बाहर गाड़ी में बैठा बबलू से खेलता रहा। बबलू बड़ा प्यारा बच्चा है। इधर जग्गी से उसकी गहरी दोस्ती हो गई है। साहब का संदेश लेकर कई बार आता जाता रहा है वह बंगले पर। तब साइकिल पर बबलू को एक बार घुमा लाने की ड्यूटी उसे देनी होती थी।
वह खुशी खुशी कर लेता था यह काम। अंदर जब उसके खाने के लिए बुलाहट हुई तो वह देखकर चौंक गया। यह क्या, उसकी थाली भरी हुई है। बबलू की मम्मी क्या उसे कोई राक्षस समझ बैठी हैं? अगर वह चुपचाप खाना शुरू कर दे तो अभी वह कहती फिरेंगी कि साहब गांव से नौकर तो ले आए हैं, लेकिन उसे खाना भी नहीं देते। बेचारे हमेशा अधपेट रहता है, जब भी जितना भी दे दो सब भकोस जाता है। वह चुपचाप थाली की ओर देखता खड़ा रहा। क्या सोच रहा है? मिसेस भारद्वाज ने टोका। यह बहुत ज्यादा है साहब, उसने नम्रता से कहा। अरे वाह, तू भी साहबी नखरे सीखने लगा। चल बैठ, जितना खा सके खा लेना। और वह भुनभुनाती हुई अंदर जा रही थी। अब इसके लिए निकाला खाना भला मैं कहाँ रखूंगी लेकर। बरामदे में एक और अपनी थाली लेकर वह चुपचाप बैठकर कौर निकलने लगा। बड़ी देर बाद उसका ध्यान मीठे की ओर गया। गिनकर देखा, पूरे 7 रसगुल्ले थे। कल रात मिसेस चोपड़ा ने 4 पूड़ी और सूखे आलू दिए थे। वह तो ठीक थी, लेकिन इतने रसगुल्ले उसे कोई क्यों देने लगा? बंगले पर बड़ी बड़ी पार्टियां उसने देखी हैं और उसका मन एकदम खराब हो गया। पिछवाड़े जाकर उसने सारी थाली बगीचे में एक पेड़ के तने में उलट दी। अब कहें तो कहती रहे मिसेस भारद्वाज कि बंगले पर रहकर उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गनीमत थी कि रात का डिनर क्लब में और इस वक्त लंच एसपी साहब के यहाँ था, नहीं तो वहां भी उसे साथ घिसटना पड़ता। गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और उसे यह जानकर घोर निराशा हुई कि उसमें सिर्फ खंडेराव था। साहब लोग कहाँ हैं? उसने पूछा। एसपी साहब के यहाँ, अभी अभी तो छोड़कर आ रहा हूँ। फिर सुबह से अब तक क्या करते रहे? अरे भाई, बड़े आदमी हैं, 10 जगह निमंत्रण होता है उनका। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वहां खाना क्या खाएंगे, खाक। और यहाँ सुबह से भूखे कलप रहे हैं। खीज के कारण उसकी आवाज रोनी रोनी हो गई। क्यों? क्यों? बंगला जो मेरे जिम्मे छोड़ गए हैं, ताला डाल जाऊं तो राम भरोसे भीतर सो रहा है। तुम रुकोगे यहाँ कुछ देर? अभी 10 मिनट में सामने वाले होटल से खा कर आता हूँ। होटल में जाएगा? चल मेरे साथ। और यहाँ राम भरोसे है ना, अच्छा आदमी है वह। लेकिन साहब, उनकी फिक्र छोड़, मैं जाऊंगा तभी तो आएंगे वह। राम भरोसे पर बंगला सौंपकर वह गाड़ी में जा बैठा तो खंडेराव ने उसे बतलाया कि ट्रक शाम को लग रहा है और शायद रात को ही रवाना हो जाएगा। जग्गी को साथ जाना है, कपड़े वपड़े समेट कर तैयार रहे। यह संदेश लेकर ही साहब ने उसे बंगले पर भेजा था। जाने की बात सुनते ही वह उदास हो गया। 2-4 दिन से उसकी तबीयत बड़ी अनमनी हो रही थी। शायद इसी कारण एकाएक उसे यह शहर बहुत प्यारा, बहुत अपना लगने लगा। आंखों के सामने से फिसलती हुई सड़कें, गलियां, बिजली के खंभे, दुकानें, लोगों के चेहरे, सब कुछ बड़े जाने पहचाने से लगे। 4 साल पहले गांव से आया था तो यही सब देखकर कितनी दहशत होती थी। अब पता नहीं वह नया शहर कैसा हो, पता नहीं वहां उसे दोस्त मिलेंगे भी या नहीं। उसे भोला, गणेशी, चतुरलाल, घीसा सब लोगों की याद आने लगी। जाने से पहले सबसे एक बार मिल लेता तो ठीक था, पर वह तो 3-4 दिन से ऐसा बंध गया है और उसे सहसा साहब पर गुस्सा आने लगा। एकदम कह दिया शाम को ट्रक के साथ जाना है। क्यों, मिलने वाले सिर्फ आपके ही हैं, हमारा कोई नहीं। गाड़ी एकाएक रुकी तो उसने खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर देखा। बाप रे, यह कहाँ ले आया खंडेराव? इस होटल में तो घुसते भी डर लगता है। चल, एक एक कप चाय पियेंगे। वह चुपचाप उसके पीछे उतर पड़ा। कांच वाले दरवाजे को भीतर ठेलकर अंदर पांव रखा तो उसे लगा इस अंधेरे में वह खो जाएगा। थोड़ी देर बाद रोशनी कुछ साफ हुई और वह खंडेराव की बगल में जाकर बैठ गया। 2 चाय 2 समोसे, खंडेराव ने ऑर्डर दिया और जग्गी मन ही मन हिसाब करने लगा। उसे अपने कंगलेपन पर बड़ी खीज हो आई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार वह मेम साहब से कहेगा, पूरी की पूरी तनख्वाह घर न भेजा करें, जेब खर्च के लिए कुछ तो पास होना चाहिए। क्या खाना और कपड़ा ही सब कुछ होता है? दोस्तों को एक बीड़ी, एक चाय तक नहीं पिला सकता वह। चल जल्दी से चाय पी, फिर चलेंगे घर।
हाँ, खाना खाने। उसे अजीब सा संकोच हो आया। एक तो होटल का बिल भी उसने दिया और अब खाना भी। आखिर इस आदमी के साथ मेरा रिश्ता ही क्या है? हाँ, इसकी चमचागिरी जरूर की है। फ्रिज का ठंडा पानी पिलाया है। जब जब भी चाय देने का मौका आया उसे खूब खौलाकर कड़क बनाकर दी है। गोल टेबल से एक आध सिगरेट भी कभी कभार उठाकर खंडेराव को दी है। और वह सब इसलिए कि गाड़ी चलाना सीख जाऊं। ड्राइवर बनकर गाड़ी में बैठने का रो भी कुछ और है। खंडेराव के घर जग्गी कई बार हुआ आया था। अक्सर वक्त बेवक्त साहब को उसकी जरूरत पड़ जाती, लेकिन आज की बात एकदम दूसरी थी। खंडेराव ने जाते ही बीवी से कहा था, सुमन, यह हमारा दोस्त जा रहा है आज, झटपट बढ़िया सा खाना बनाओ, फिर 3 बजे बंगले पर भी पहुंचना है। खंडेराव की बीवी मुस्कुरा दी। उसने चुपके से वह झोला उठा लिया जो खंडेराव साथ लाया था। रास्ते में रुककर उसने 2-4 चीजें खरीदी थी, लेकिन तब जग्गी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। एक ही दिन में कितने पैसे फूंक डाले इसने मेरे लिए, वह सोच सोच कर परेशान होता रहा। अंदर वाले कमरे से रसोई घर की भीनी भीनी महक उठती रही और वह बाहर बैठा खंडेराव से उसके बच्चों से बतियाता रहा। 4 साल की उषा ने उसे मैके चली जाऊंगी वाला नाच नाच कर दिखाया। 2 साल का गोल मटोल पप्पू बहन की नकल उतारता हुआ मटकता रहा। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भीतर से बुलावा आया, तब उसने भी खंडेराव की तरह हाथ पांव धोए और पप्पू को लेकर रसोई में पांव रखा। लंबी सी दरी बिछी हुई थी और 2 बड़ी सी पीतल की चमचमाती थालियों में खाना लगा था। रंगोली की एक बेल सी दोनों थालियों के चारों ओर थी। बैठो, खंडेराव ने कहा और वह अभिभूत सा बैठ गया। मीठे चावल, आलू बैगन की सब्जी, खीरे का रायता और लहसुन की चटनी। खंडेराव की बीवी गरम गरम फुलके उतार रही थी। आपने यह सब इतना, वह कुछ कहना चाहता था पर कोई अच्छी सी बात याद ही नहीं आई। इतना सब क्या है, थोड़ी सी देर में जो बन सका बना लिया। उषा के पापा की तो यही आदत है, पहले से कभी कुछ बताएंगे नहीं, उषा की मम्मी ने कहा। उसका मुस्कुराता चेहरा सिगड़ी की आंच में तपकर तांबई हो गया था। वह चुपचाप खाता रहा। थोड़ी देर बाद खंडेराव ने कहा, तेरी भाभी क्या कह रही है, सुना? भाभी? उसने चौंक कर सिर उठाया। वह उसी तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, बंगले के लोग हो आप, यह खाना अच्छा नहीं लगा होगा। वाह, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? बंगले का खाना रोज ही खाता हूँ, पर घर का खाना तो आज ही नसीब हुआ है। उसे खुद ही आश्चर्य हुआ, इतनी अच्छी बात कैसे कह गया वह, या घर की याद ही उससे वह सब कहलवा गई थी। घर कहाँ है? भाभी ने पूछा। कोसपुरा, उन्नाव जिले में। कौन कौन है घर पर? अम्मा, 2 बड़े भाई, 2 छोटी बहनें। पिता नहीं है? नहीं है तभी ना। और उसने अपनी नौकरी का कच्चा चिट्ठा सुना दिया। 4 साल पहले वाला 8-10 साल का गवार असहाय जग्गी उसकी आंखों के सामने घूम गया। सारी गाथा वह विस्तार से सुना गया। इतने दिनों तक मन में दबी पड़ी व्यथा किसी से कहने का मौका ही नहीं मिला था। गांव जाता है तो वहां भी अपना शहरी तामझाम और बातचीत का दिखावा करने में दिन बीत जाते हैं। अम्मा की गोद में सिर रखकर अपना मन हल्का कर लेने की इच्छा होती है, फिर लगता है क्यों उसे व्यर्थ की चिंता में डाला जाए। और अब तो वह पहले किसी परेशानी भी नहीं रही। काफी चुस्त होशियार हो गया है वह। पहले तो बाप रे एकदम बुद्धू था। एक बार बाहर चाय मंगवाई गई तो सिर्फ प्यालों में डालकर ले गया वह। जब प्लेटों में कोई पीता ही नहीं तब ले जाने से फायदा। लेकिन उसका तर्क किसी को पसंद नहीं आया था और उस पर खूब डांट पड़ी थी। एक बार मेहमानों के सामने उसने गीली सी प्लेट अपनी कमीज से ही पोंछ दी थी। इतनी बिगड़ी थी मेम साहब तब। और जग्गी बेचारा बार बार समझाता रहा कि लगदग धुली कमीज है उसकी, कोई गंदी तो थी नहीं। लेकिन मेहमानों के सामने किरकिरी हो जाने का दुख बड़ी मुश्किल से भुलाया जा सका था। एक बार स्टोर रूम की चाबी खो गई थी तो उसे पड़ोस के बंगले से प्लायर लाने को भेजा गया। उसने सीधे जाकर ताला तोड़ने की फरमाइश कर दी। फिर तो वह बौखलाई हैं मिसेज मन ने, यहाँ कोई चोर डाकू बसते हैं जो ताला तोड़नी मांगने आ गया। ऐसा ही एक किस्सा बुखार नापने की मशीन का भी था।
उसके किस्से सुन सुनकर खंडेराव हंसता रहा और उसकी बीबी की आंखें गीली होती रही। कुछ देर बाद उसने याद दिलाया, चलो गुरु, 3 बज रहे हैं। और जग्गी एकदम वर्तमान में लौट आया। वर्तमान जहाँ भुनभुनाती मेम साहब गुर्राते हुए साहब जी हैं और ढेर सारा काम, सिर्फ काम। वह उठ खड़ा हुआ। उसने भाभी से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। अब कब आना होगा? देखो, जग्गी ने कहा। अधिक उससे बोला ही न गया। जग्गी काका नमस्ते, उषा ने कहा। नमस्ते, छोटे पप्पू ने हाथ जोड़ दिए। जग्गी ने एकदम उस गुलगोथने बच्चे को गोद में उठा लिया और सहेज कर रखा हुआ 1 रुपए का नोट उसे पकड़ा दिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? पति पत्नी दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं? उसने रुंधे गले से कहा और गीली आंखें छिपाता हुआ भाग कर गाड़ी में जा बैठा। दोस्तों, ये थी कहानी फेयरवेल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।